तो ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। फर्स्ट ईयर AHDB जेनेटिक्स के अंदर अपने चैप्टर पढ़ रहे थे सिलेक्शन। तो सिलेक्शन जिसको हिंदी में कहते हैं चयन। देखो बच्चों, अपने जो भी जितने भी चैप्टर कर लिए आप साथ के साथ रिवाइज करो। और एक बात मैं मोस्टली मेरी तरफ से कहना चाहता हूँ कि आप बुक को आधार मानकर ही पढ़ें। मैंने आज YouTube पे देखे बहुत से कोचिंग सेंटर वालों ने और नए वीडियो डाल रखे हैं, तो वो बात की है। पहले आप बुक का आधार बनाओ, बुक में से पढ़ो। ठीक है, अगर बुक में नहीं समझ में आ रहा तो आप किसी सेंटर वाले जो आपको अच्छा लगता है उससे देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अभी जैसे कोरोना काल के दौरान क्या ज़्यादातर ऑनलाइन क्लासें चल रही है, साल 2 साल हो गया। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में मैं ये कह रहा हूँ कि 70-30 का फ़र्क है। दिन रात का तो नहीं कह सकता, 70-30 का कह सकता हूँ मैं। 70-30 का मतलब ये है कि 70% जैसे ऑफलाइन में समझ आता है तो ऑनलाइन में वो आता है 30%। एक मैं जो आपको मेन बात बताना चाहता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ आपको कि आप बुक को आधार मानकर पढ़ोगे, चाहे बुक कोई सी है, बुक में से पढ़ोगे यानी ऑफलाइन, उस जैसी कोई रीस नहीं है। ऑनलाइन तो भी चली है, साल 2 साल 3 सालों के पहले क्या था, बुकों से पढ़ के लोग बड़ी बड़ी डिग्री हासिल कर ली, बड़ी बड़ी जॉब लग गए, IAS IPS तक लग गए। तो आपको बुक का आधार बनाना है। बुक में समझ नहीं है तो ऑनलाइन देखो, जो मर्जी आपको अच्छा लगे वहाँ से देखो। मैंने कहता कि उसकी वीडियो देखो, उसकी देखो, लेकिन बुक का आधार है। दूसरा मैं आपको बुक का जो फ़ायदा बताना चाहता हूँ आपको, ये आपको टारगेट है भी ये 5 बुकें हैं, ये 5 सब्जेक्ट है और ये आपका सिलेबस है। फिर आपको क्या चाहिए? कंपटीशन के अंदर ऐसा नहीं होता। कंपटीशन में सिर्फ ये दे दिया जाता है, टॉपिक दे दिया जाता है 20 टॉपिक से, तो पर्सन कहीं से भी आ सकता है। लेकिन आपका फिर भी फिक्स है कि 2 साल का जो ये कोर्स है इसमें से आएगा। तो आपको बुक को आधार मानकर पढ़ना है, बुक से ही पढ़ना है। अब मैं इसका मोस्टली फ़ायदा बताता हूँ आपको। बुक का फ़ायदा ये होता है कि बुक को आप 1 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, जब आपका फाइनली एग्ज़ाम होता है ना, तो जब आप जिस टेबल पे बैठे होते हो और जब प्रश्न पेपर आपके सामने आता है तो वहाँ पे आपको वो चीज़ ही काम में आएगी जो आपने बुक से पढ़ी है। क्योंकि दिमाग में एक अपने मानचित्र या इमेज चित्र बनते हैं अपने, जो जिसको अपने पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, तो वो चित्र बनते हैं अपने दिमाग में एक तरह से भी। हाँ, मैंने वो पढ़ा था, वहाँ पढ़ा था, उस दिन पढ़ा था, उस पेज पे पढ़ा था। ये एक्सपीरियंस है मेरा, इतना तक बंदा याद कर सकता है। ठीक है, और उस साइड में ये लिखा था, उस साइड में ये लिखा था। तो बाकी आपकी इच्छा है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ठीक है, हार्ड लगता है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है या कोई टर्म हार्ड है उसको देख लो, लेकिन आधार ये बनाओगे तो आपकी तैयारी, मैं कहता हूँ कि कोई रफ तैयारी नहीं होगी, फिर आपकी स्टिक तैयारी होगी। और जो अपने बीच बीच में से पढ़ते हैं, कभी वो टॉपिक वहीं से पढ़ लिया, वहीं से पढ़ लिया, तो मैं उसको स्टिकली तैयारी नहीं मानता। तो आज अपने स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन, यानी कि चयन। बात सिलेक्शन की आई तभी मैंने आज पे थोड़ा बताना उचित समझा। सिलेक्शन है, आपने भी सिलेक्शन कराना है, आपका भी सभी का टारगेट यही है भी मुझे सरकारी लगना है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको हटकर तैयारी करनी होगी। हटकर तैयारी ऐसे नहीं है भी कोचिंग लगे 10 घंटे ये वो है, नहीं, एक बड़ी स्ट्रिक्ट तैयारी, एक अच्छा होता कि कहीं से भी पर्सन पूछ ले, अपने को नो टेंशन है, क्लियर करना है फटा। ठीक है, तो अब अपने बात करें थे सिलेक्शन की। अपने पढ़ा था चयन। चयन में मैंने आपको बताया था कि ऐसे प्राणी का चयन करना जो क्या, जो आगे संतति पैदा कर सके या जो भावी संतति है उसमें पूर्वजों के रूप में स्थापित हो सके या माना जा सके। ये तो बेसिक बात थी, आपको मैंने बता दी। उसके बाद अपने बात की थी सिलेक्शन चयन है वो 2 प्रकार का था, एक तो आर्टिफिशियल था और एक था नेचुरल। इसके बारे में बेसिक बातें आपको पता है। आर्टिफिशियल क्या होता है? आर्टिफिशियल का मतलब बनावटी, जो अपने किसी प्रेशर से तैयार करते हैं पशुओं को। ठीक है, और एक होता है नेचुरल। नेचुरल का मतलब प्राकृतिक। प्राकृतिक यानी कि जो जैसा जन्म लिया उसके हिसाब से उसके जो जेनेटिक गुण हैं, आकार है, दुग्ध उत्पादन है, सारे उसमें आ गए। उसके बाद में अपनों ने एक प्रकार पढ़ा था, वो प्रकार था आर्टिफिशियल का प्रकार था लक्षणात्मक या फिनोटाइप। फिनोटाइप या लक्षणात्मक का मतलब है भी जैसे मान लो किसी पशु जानवर का मान लो लक्षण भारी प्रारूप देखकर अपने उसका चयन कर लिया, तो ये चयन भारी प्रारूप देखकर किया जा सकता है। तो अब अपने बात कर रहे थे, इसके बारे में भी पढ़ लिया था। उसके बाद में अपने कहा था भी एक अनुमान लगाते हैं, पूर्वानुमान लगाते हैं। ठीक है, और एक बाद में बाद का अनुमान होता है, जिसे क्या कहते हैं? प्रजनन मूल्य। यानी कि कोई अनुमान लगा लिया अपने पशुओं पे, ठीक है, ये इतना दूध दे देगा, इसकी जो अपने दुग्ध उत्पादन है ये होगा, ब्रीडिंग वैल्यू ये होगी, ठीक है, तो एज ये है। तो उसके बाद में जब वो प्रसव के बाद में जब वो ये चीज़
पहला प्रश्न हुआ, दूसरा हुआ, तब अपने वो जो पहले आइडिया लगाया था और जो प्रजनन मूल्य है उसमें जब अपने घनिष्ठता आती है तो उससे क्या कहते हैं, सटीकता, यथार्थता या एक्यूरेसी। एक्यूरेसी यानी कि शुद्धता। तो जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी दूध उत्पादन उतना ही अधिक होगा और वो चैन में भी स्थापित किया जा सकता है उस पशु। ठीक है। उसके बाद में हमने एक बात और पढ़ी थी, बहुगुणीय जीन, यानी कई ऐसे गुण होते हैं जो अलग अलग जीनों द्वारा नियंत्रित होते हैं। ठीक है। ये तो था अपने बहुगुणीय जीन। एक अपने पढ़ा था एकल जीन। एकल जीन का मतलब है भी कोई गुण है जैसे वो वाला एक जीन द्वारा नियंत्रित होता हो, तो अपने पढ़ा था सींग वाला एग्जाम्पल पढ़ा था। तो इस तरह से आपको बार बार जो करवा दिया वो अगले दिन पहले 10-15 मिनट पढ़ो, फिर आगे बढ़ो, फिर जब कभी पढ़ो तो पहले उसको रिवाइज कर लो। मैं कहता हूँ भी आप भूलोगे नहीं कभी भी। ठीक है। इस तरह से अब देखो ऐसे अपने पढ़ा था, इसको सिंपली इनहेरिटेड ट्रेट्स कहा था। कुछ प्राणियों में ऐसे गुण होते हैं जो केवल एक या कुछ जीन द्वारा नियंत्रित होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, ये टर्म याद रखनी है, सिंपली इनहेरिटेड ट्रेट्स। ठीक है। तो ये टर्म इंपॉर्टेंट है काफ़ी। तो ये आपको एग्जांपल बता दिया था। आज जो अपने नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो है नस्लों के मध्य अंतर नस्ल चयन। ध्यान रखना क्या दे रहा है, नस्लों के मध्य अंतर नस्ल चयन। अब देखो अंतर नस्ल, आप देखो 2-3 बार जो मेन प्रश्न होता है उसको बोल के देखा आपको। ये दे रहा है नस्लों के मध्य अंतर नस्ल चयन, यानी कि कोई नस्ल है, उसी नस्ल के अंदर से किसी अच्छे जानवर या अच्छे पशु, अच्छे नर या अच्छी मादा का चयन करना क्या है, अंतर नस्ल चयन है। नस्ल के मध्य अंतर नस्ल, अंतर का मतलब होता है अंदर, नस्ल चयन यानी कि कोई जैसे नस्ल है, फॉर एग्जाम्पल मान लो थारपारकर है, कोई अच्छी ब्रीड है, नस्ल है, उस थारपारकर की 5-7 पीढ़ियाँ हैं मान लो से, तो उसी नस्ल के अंदर से किसी जानवर का चयन करना क्या है, अंतर नस्ल चयन है। मैं बार बार फिर कह रहा हूँ, कंपटीशन हो चाहे यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, हार्ड नहीं आता, लेकिन क्या बेसिक चीज़ें घुमा कर दी जाती है, बेसिक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। कभी भी टफ नहीं आता। अपने क्या पढ़ते हैं, गहराई में जाते रहते हैं, ये आएगा ये आएगा, और बेसिक बातें अपने को पता ही नहीं। और मैं ये कहता हूँ कि सामान्य बातें बंदे को रनिंग में होनी चाहिए, पता होना चाहिए, तो बिल्कुल आप है ना फिर कभी भूलोगे नहीं और दिक्कत भी नहीं आएगी आपको। अब देखो, अब आगे स्टार्ट करते हैं। आंसर से पता चल गया, प्रश्न से उत्तर अपने को तो मिल गया। अब अपने डिटेल पढ़नी है इसकी। साधारणतः पशु प्रजनक यानी कि एनिमल ब्रीडर को एक ही नस्ल के प्राणियों में से उत्तम प्राणियों का चयन करना पड़ता है। मान लो सेम थारपारकर की 4-5 नस्ल है, उसमें से उसको चयन करना भी मैं किसका एक सिलेक्शन करूं ताकि वो इन चारों में से उत्तम हो, उसे क्या कहते हैं, अंतर नस्ल चयन कहते हैं। इसके विपरीत संतति प्राणियों में तीव्र रूप से जीन परिवर्तन करने के लिए विभिन्न नस्लों के प्राणियों का चयन किया जाता है। क्या करते हैं, इसके विपरीत है अंतर नस्ल चयन के अलावा। अंतर नस्ल तो हो गया भी एक ही नस्ल जो नर या मादा है उनमें से किसी का चयन करना। अब इसके विपरीत क्या है, विपरीत ये है कि अगली संतति में जीन परिवर्तन करने के लिए अलग अलग नस्लों का चयन करना। विभिन्न नस्लों के प्राणियों का चयन किया जाता है जो किसी प्रजनन कार्यक्रम का मुख्य अंग होता है। प्रजनन कार्यक्रम का मुख्य अंग क्या होता है, उसका ये टारगेट होता है भी अपने जो आगे आने वाली संतति है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा परिवर्तन हो, ऐसी नस्लों का चयन किया जाए। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, जो प्रजनन कार्यक्रम है उनके अंदर ये नहीं किया जाता कि अंतर नस्ल चयन नहीं किया जाता, उसके अंदर ये चयन किया जाता है भी जो नेक्स्ट संतति प्राप्त होगी वो संतति में ज़्यादा से ज़्यादा जीनीय परिवर्तन हो। जीनीय परिवर्तन का मतलब है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा परिवर्तन हो। फॉर एग्जाम्पल दुग्ध का, गर्भाधान काल का, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जीनों में परिवर्तन होगा। तो वो जो मैंने 7 पॉइंट आपको बताए थे, आर्थिक नुकसान, आर्थिक पशुपालन का आर्थिक महत्व में, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्या क्या बताए थे मैंने, जैसे मान लो गर्भधारण काल हो गया, एज होगी, दूध की निरंतरता होगी, और ये अपने प्रसव काल हो गया, ये चीज़ें। ठीक है। तो प्रजनन कार्यक्रम के अंदर जो जिस चीज़ की वैल्यू रखी जाती है वो इस चीज़ जानवरों की वैल्यू रखी जाती है जो आगे संतति में ज़्यादा से ज़्यादा जीनीय परिवर्तन दिखाए। कुछ लक्षणों और गुणों के लिए विभिन्न नस्लों में बहुत अंतर हो सकता है। उन गुणों की अधिकता या कमी को संतति प्राणी में लाने के लिए विशिष्ट नस्ल के प्राणियों का चयन किया जाता है। बात वही घुमा फिरा के आगे, मान लो कोई 2 नस्ल है, किसी में कोई 1-2 गुण है अच्छे हैं कि वो जो नर है उसमें 1-2 गुण अच्छे हैं, तो अब इनको जो क्रॉस इसलिए करवाएंगे ताकि संतति में क्या है, दोनों के जो बढ़िया बढ़िया वाले गुण हैं वो आगे संतति में आ जाए। फिर आगे क्रॉस करवाएं तो जो बच्चे गुण हैं वो आगे लाए जा सकते हैं।
अब अपने बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है समागम, सहसरंग या मैटिंग। समागम या सहसरंग, समागम या सहसरंग। अब देखो मैटिंग, अपने बार बार कहते हैं मैटिंग करवाना, मैटिंग करवाना, तो आप इसका अर्थ समझो। अपने जो अपने HDP फर्स्ट ईयर है चाहे सेकेंड ईयर, इसमें अपने मैं पहली क्लास में बता रहा हूँ आपको भी इंग्लिश शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, इंग्लिश शब्दों को हिंदी में ट्रांसलेट करके, जैसे मैटिंग। अब मैं आपको बताता हूँ मैटिंग का मतलब है समागम। समागम का मतलब होता है दो चीज़ को मिलाना। फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़ है, अब अपने बात कर रहे हैं पशुओं के अंदर नर व मादा को मिलाना। मिलाने का मतलब समझते हैं, उनमें क्रॉस करवाना, उन्हें क्या कहते हैं, मैटिंग या समागम या संसर्ग कहते हैं, संसर्ग कहते हैं। समझ गए? तो मैटिंग शब्द आते हैं आपके दिमाग में आना चाहिए कि जब नर व मादा को मिलाया जा रहा है, मिलाने का मतलब ये उनके मध्य क्या है, क्रॉस करवाया जा रहा है, उसे क्या कहते हैं, मैटिंग कहते हैं। हिंदी में प्रश्न पूछ लेता है समागम। समागम यानी कि मिलाना, संसर्ग, एक शब्द और दे रखा है इसने। अब इसको आगे इसने क्या देखो क्या डिटेल से बताया, मैंने आपको इसका मेन अर्थ बता दिया, वो आपको ध्यान में रखना है। क्या अगर कोई पूछ ले मैटिंग करवाने का मतलब क्या है, कि जब नर व मादा पशुओं को आपस में क्रॉस करवाने के लिए मिलाया जाता है तो वो क्या है, मैटिंग है, या उनके मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो वो क्या है, मैटिंग है। अब सबसे पहले बात करते हैं इसकी संतति। प्राणियों में किसी भी प्रकार का जीन या परिवर्तन करने के लिए दो मूल आधारभूत साधन है। क्या कह रही है, ये बेसिक बात बता रहा है आपको, ये सारा कुछ पता है आपको। ये कह रहा है कि जो संतति है आगे वाली, उनमें जीन या परिवर्तन करने के लिए दो कौन से आधारभूत साधन है। पहला तो है चयन करना। चयन करे बगैर अपने को क्या पता चलेगा भी किसमें कौन सा विशिष्ट गुण है, तो ताकि वो संतति में आ सके। पहला तो है सिलेक्शन करना। दूसरा है मैटिंग करवाना। मैटिंग का मतलब समागम यानी कि क्रॉस करवाना। सबसे पहले तो अपने चयन करेंगे भी इस नस्ल में ये अच्छा गुण है या इस नस्ल के इस प्राणी में ये गुण है। सबसे पहला काम तो हुआ चयन। अब वालों को कंपटीशन में क्या प्रश्न पूछ सकता है, कंपटीशन में प्रश्न आ सकता है ये आपके ये पूछ सकता है भी जीन या परिवर्तन करने के लिए किन साधनों का की ज़्यादा से ज़्यादा जरूरत है, और वो क्रम दे देगा आपको, सिलेक्शन, फिर मैटिंग, फिर इस तरह से। तो ये मेरे दिमाग में आ रहा है प्रश्न भी क्रम आपको याद रखना है। पहला अपना क्रम क्या है, पहला अपना जो काम है चयन करना। बगैर चयन तो किसके साथ मैटिंग करवाओगे, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि संतति में जीन या परिवर्तन करने के लिए निम्नलिखित में से इनका क्रम होगा। तो पहले अपने वो मैटिंग दे सकता है, बाद में सिलेक्शन दे सकता है। तो अपने को ध्यान रखना है, पहले सिलेक्शन आएगा, चयन करने के बाद में आएगा मैटिंग। मैटिंग का अर्थ होता है नर व मादा पशुओं को क्रॉस करवाने के लिए मिलाना, ठीक है। अब ये देख लो इसकी ये अपनी किताबी भाषा में बता रहा है। समागम वह प्रक्रिया है जिसमें पूर्व में चयन किए गए नर प्राणी का, क्या कह रहा है देखो, पूर्व में चयन किए गए नर प्राणी का मादा प्राणी के साथ प्रजनन करवाया जाता है। अब देखो प्रजनन मैंने आपको रटा रखा है, बार बार बताता हूँ आपको। प्रजनन का मतलब है ब्रीडिंग यानी कि प्रोडक्शन, यानी कि नर व मादा को संतान उत्पत्ति के लिए क्रॉस करवाना। तो बात वही आ रही है, ये कह रहे हैं चयनित नर को और चयनित मादा के साथ प्रजनन करवाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, वांछित परिणाम मिल सके उसे मैटिंग कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल भी आपको ये नहीं है किताबी भाषा रटने लग जाओ, आपके दिमाग में खांचा बना लिया भाई प्रजनन ये होता है, मैटिंग ये होती है, तो कहाँ रटना पड़ेगा, बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा। और फर्स्ट ईयर में आप +2 करके आए हो, नया सब्जेक्ट है आपके लिए, तो आपको रणनीति तैयार करनी पड़ेगी कि किस तरह से याद किया जाए, किस तरह से पढ़ा जाए और किस तरह से एग्ज़ाम हॉल तक लेकर जाए। पढ़ते सारे हैं, तैयारी सारे करते हैं, तो फिर सभी के एक जैसे नंबर क्यों नहीं आते, क्यों? क्योंकि उनका पढ़ने का तरीका, तैयारी करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। अब प्राणियों में मैटिंग कराने के विभिन्न तरीके। मैटिंग कराना, मैटिंग कराते हैं आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, इमेज बनने जानी चाहिए आपके दिमाग में मैटिंग का मतलब क्या है। प्राणियों में मैटिंग कराने के विभिन्न तरीके हैं, उनके अपने अपने नियम भी है। देखो उनको मिलाने के अलग अलग तरीके हैं, नेचुरल है, कुछ आर्टिफिशियल है, वो आपको अपने आगे बढ़ेंगे। जो इस प्रकार कई मैटिंग सिस्टम उपलब्ध है। किसी भी मैटिंग सिस्टम का प्रयोग 3 कारणों उद्देश्यों से किया जाता है। जो अपने मैटिंग सिस्टम का प्रयोग है निम्न 3 कारणों या उद्देश्यों से किया जाता है। वो पहला क्या है, बहुत ही अधिक प्रजनन मूल्य वाली संतति उत्पन्न करना। और प्रजनन मूल्य मैटिंग कब करवाएंगे,
सबसे पहले मैटिंग करवाने के लिए काम होगा चयन करने का। सबसे पहले आपको चयन करना है भी अच्छी नस्ल का भी, किस कौन से नर का किस मादा के साथ मैटिंग करवानी है। चयन किया, फिर उनको उनके मध्य प्रजनन करवाया, तो ये प्रक्रिया होती है मैटिंग। अब मैटिंग क्यों आवश्यक हुई, ये कह रहे हैं प्रजनन मूल्य वाली संतति उत्पन्न करने के लिए। ऐसे नहीं है भी अपने बगैर टारगेट ही उनकी मतलब चयन कर लिया मैटिंग करवा दी। क्यों करवा रहे हैं, क्यों? क्योंकि जिस नर का चयन किया उसमें जो गुण है और जिस मादा का जो चयन किया उसमें वो गुण है, उनको अगली संतान में लाने के लिए अपने मैटिंग करवाते हैं या प्रजनन मूल्य। अब देखो ब्रीडिंग वैल्यू, ब्रीडिंग वैल्यू का मतलब है कि जब कोई मादा प्राणी अपने जीवन काल में कितने बच्चे पैदा करता है वो क्या होता है, ब्रीडिंग वैल्यू। वाइवा में इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा, जब यहाँ पे फाइनल एग्जाम होते हैं तो यूनिवर्सिटी के, तो आपसे ये पूछा जाए तो आपको बिल्कुल अपनी भाषा में जवाब देना है। जैसे मान लो वो पूछ लेगा ब्रीडिंग वैल्यू क्या होती है, तो आपको ये बताना है कि मादा पशु के अपने जीवन काल में जितने बच्चे देता है वो उसकी ब्रीडिंग वैल्यू है। तो जिसकी ब्रीडिंग वैल्यू अच्छी होगी तो दुग्ध उत्पादन जायज़ भी अच्छा होगा, यानी कि वो टाइम से प्रसव होगा, उसका टाइम से गर्भधारण काल होगा, दुग्ध में निरंतरता बनी रहेगी, तो सारा सिस्टम चलता रहेगा। अब अपने बात कर रहे हैं ये एग्जाम्पल दे रहा है, बहुत ही अधिक प्रजनन मूल्य वाली संतति उत्पन्न करना। पहला ये कारण या उद्देश्य है मैटिंग करवाने का। अब इसमें एग्जाम्पल दे रहे हैं, किन्हीं भी उच्च प्रजनन मूल्य के नर व मादा का निम्न प्रजनन मूल्य वाले नर व मादा का प्रजनन कराने पर माता पिता से अधिक प्रजनन मूल्य वाली संतति प्राप्त हो सकती है। ये अपने कहाँ पढ़ा था, ग्रेडिंग अप के अंदर पढ़ा था। दिमाग लगाओ, ग्रेडिंग अप में अपने पढ़ा था भी एक जो अवर्णित मादा थी, अशुद्ध मादा थी, जिसकी कोई नस्ल नहीं थी, उसका अपने विदेशी सांड के साथ क्रॉस करवाते करवाते तीसरी चौथी पीढ़ी तक उसको शुद्ध नस्ल प्राप्त हुई थी अपने को। उसी तरह से ये क्या कह रहा है कि मैटिंग इसलिए करवाते हैं कि जो अधिक प्रजनन मूल्य वाली जो नस्ल है उसका कम प्रजनन मूल्य वाली नस्ल के मध्य क्रॉस करवाकर अपने को अच्छी स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है संपूरकता। संपूरकता कॉम्प्लीमेंट्रिटी का लाभ उठाने के लिए, जैसे बड़े आकार के प्राणियों का छोटे आकार के प्राणियों के साथ प्रजनन करवाने से मध्यम आकार की संतति उत्पन्न हो सकती है। अब देखो संपूरकता, अपनों ने संपूरकता पढ़ी थी जिसमें अपने ने किया था भी एक तो अब याद करो मेंडल वाले में जेनेटिक अनुवांशिकता में पढ़ा था। मान लो एक गुलाबी फूल है और एक सफ़ेद फूल वाले के मध्य करवाते हैं, या तो बीच वाला जो कलर प्राप्त होता है, सॉरी अपने व्हाइट और बैंगनी, जो भी एग्जाम्पल ले लो, कोई दिक्कत नहीं, रटा रटा एग्जाम्पल नहीं लेना अपने को। कोई दो कलर के मध्य मैटिंग करवाते हैं और जब वो तीसरा कलर अपना प्रभाव दिखाता है तो संपूरकता। उसी प्रकार से ये क्या कहता है कि संपूरकता का लाभ उठाने के लिए कॉम्प्लीमेंट्रिटी। संपूरकता, संपूरकता का मतलब है भी बड़े आकार के प्राणियों का जब छोटे आकार के प्राणियों के साथ मैटिंग या प्रजनन या क्रॉस करवाते हैं तो मध्यम आकार के प्राणी प्राप्त होते हैं। ठीक है, जब नर मादा दोनों के जीन उपयुक्त नहीं होते तब कई बार उनके प्रजनन से उत्पन्न संतति संपूरकता के कारण उपयुक्त हो सकती है। ये क्या कह रहे हैं भी जब नर व मादा के जीन उपयुक्त नहीं होते, उपयुक्त का मतलब है भी वो अच्छे जीन, अच्छे गुणों वाले जीन नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या है संपूरकता के कारण उपयुक्त हो सकती है। वो उस कंडीशन में वो जो उनका प्रजनन है वो संपूरकता के कारण ही सफल हो सकता है। नेक्स्ट है संकर ओज। अब दिमाग लगाओ, संकर ओज अपने पिछली क्लास में पढ़ा था। एक बात आपको मैं और बताता हूँ, ये मेरा बताने का फर्ज है कि जो अपने कॉलेज में क्लासें लगती है वो आप ऐसे नहीं है कभी कौन सा चैप्टर पढ़ लिया कभी कौन सा चैप्टर, बिल्कुल नहीं, कंटिन्यू पढ़ो आप। अगर बीच में छूट भी गया आपका अगर चैप्टर तो वो कभी छुट्टी वाले दिन आप कंप्लीट करो, तो कंटिन्यू पढ़ते जाओगे तो उसमें आपको ये फायदा भी, मैं आपका साथ के साथ क्वेश्चन पुट करता हूँ मैं, तो आप उस क्वेश्चन को अपने दिमाग में लाया करो कि क्या संकर हो। संकर का मतलब क्या होता है भी जब दो नस्लों के मध्य क्रॉस करवाते हैं, दो अलग अलग नस्लों के मध्य क्रॉस करवाकर हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब है संकर, हाइब्रिड नस्ल तैयार करते हैं। संकर ओज, ओज का मतलब होता है कि जो संतति प्राप्त करते हैं वो ओज में, दुग्ध उत्पादन में अलग होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं संकर ओज कहते हैं। और क्या कहते हैं हाइब्रिड विगोर कहते हैं। संकर ओज, संकर प्राणी संतति की दक्षता में शुद्ध प्राणी संतति की अपेक्षा या तुलना में दक्षता में बढ़ोतरी को कहते हैं। संकर ओज का मतलब होता है कि जब अपने दो अलग अलग नस्लों के मध्य क्रॉस करवाते हैं तो जो अगली नस्ल प्राप्त होती है वो अपने जनकों से क्या होती है अलग लक्षणों वाली या
शुद्ध बोल सकते हो, भी शुद्ध होती है, उसको क्या कहते हैं, संकर ओज कहते हैं, जो कई गुणों में हो सकती है तथा अधिकांशतः प्रजनन व जीतोरकता के गुणों में अधिक देखी जाती है। जीव उतरता में धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ठीक है, तो अब अपनों ने पढ़ा था समागम सहस्रम, बहुत ही बढ़िया ये जो टर्म थी आपको मैंने अच्छी तरह से बताई है। अगर आपने पीछे टर्म याद की है तो आप इसको समझ सकते हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप कंटिन्यू सिस्टम से पढ़ते जाओ, जो अपने चैप्टर करवाए जा रहे हैं साथ के साथ याद करते रहो, ताकि आपका रिवाइज होता रहेगा। थैंक यू, बाकी अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास।